राय साहब फरमाएं कि अब वे आउट क्या है जी सारी सूरत हाल का, क्योंकि कम्प्लेक्स हो गई है, कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही है, तो रास्ता क्या है? जी जावेद चौधरी साहब, रास्ता तो यही है कि आइन के मुताबिक फैसले किए जाएं। देखें ना, बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ? पहला बिगाड़ पैदा हुआ 63A को जब आपने रीराइट किया। उसके बाद ये मैं तो तवक्को नहीं करता था कि ये बेंच इस तरह से कर गुजरेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 51 वाज़े तौर पे ये कहता है कि 3 दिन के अंदर जो आज़ादाना तौर पे मुंतखब अरकान है किसी पार्टी ज्वाइन करें, आपने 15 दिन कहाँ से दे दिए? शुएब साहब और हमारे भाई हसन रज़ा पाशा साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुएब साहब हर रोज़ इस तरह की केसेस करते हैं कि 30 दिन के अंदर आपने अगर ट्रिब्यूनल में जाना है तो आप 35वें दिन नहीं जा सकते। ठीक है, आपका काज है, केस टांग है, सारी बात, आप 5 दिन आपकी अपील टाइम बार्ड हो जाएगी। ठीक, यानी कानून में लिखा हुआ है, बेशक आपका हक बनता हो, लेकिन जब आपके 3 दिन हैं, 3 दिन गुजर गए, आप 15 दिन कैसे देते हैं? अपनी पॉकेट से तो आप दे नहीं सकते। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल को आपने रिडंडेंट बना दिया। ठीक, फिर आप देखें कि 185 में जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें होता यह है कि अपील या तो मंजूर होगी या डिसमिस होगी। ठीक, ये 2 ऑप्शंस हैं, ये सारे सीनियर दोस्त समझते हैं पूरी तरह से। लेकिन अपील डिसमिस होती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, रिलीफ उस पार्टी को दिया जाता है जो पार्टी नहीं थी, ना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना हाई कोर्ट के सामने, ना इलेक्शन कमीशन के सामने। अभी आप बात कर रहे थे कि जी दरखास्त दी गई है उनकी तरफ से कि हमें पार्टी इम्प्लीड किया जाए। अच्छा, इस फैसले में भी उन्होंने बहुत बढ़ के, यानी शाह से बढ़ के, शाह से वफादारी का वो किया कि उन्होंने वो दरखास्त, उस पर नोटिस भी नहीं हुआ। होता ये है कि रूल ऑर्डर हमारा 1 है, उसका रूल 10 है CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसके तहत अगर आप नेसेसरी पार्टी हैं तो जस्ट टू इम्प्लीड योर सेल्फ एज अ पार्टी इन द केस आप दरखास्त मूव करते हैं। वो अगर आप आर्गूमेंट्स के जरिए साबित कर दें कि आप नेसेसरी पार्टियां, आपको इम्प्लीड किया जाएगा, मेमो ऑफ अपील चेंज होगा। ठीक है, पाशा साहब से पूछ लें। और अपील का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अरे किया जाएगा उसको जो न्यूली एंटर्ड बंदा है या फरीक है, उसको वहां पे लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, और फिर कहेंगे जी कि आप अपने वकील को लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हो। अच्छा, अब जब 185 में आप सिविल केस या इस तरह के नेचर के केसेस की समाप्त करते हैं तो फिर आप CPC वहां पे अप्लाई होगी। ये पता नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस फैसले में टोटल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिविल है, वो क्रिमिनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सारा चेंज करके रख दिया गया। लिहाजा उस फैसले के नतीजे में आप देखें कि कितनी ज्यादा खराबी पैदा हुई, जजेस की आपस में दूरी, और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमने देखें, ये पहले बात आई, मुझे ब्रेक लेने दे। एक बात मैं कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के पास ये हक और अख्तियार मौजूद है कि वो एपेक्स जुडिशरी के फैसलों को अनडू कर सकता है। मैं इंडिया की एक मिसाल यहाँ पे कोट करूंगा, लेकिन आपकी ब्रेक के बाद। तो अब आप तौहीन अदालत की जब दरख्वास्त देंगे, पिटीशन दायर करेंगे, तो किसके पास जाएगी? सारे रजिस्ट्रार के पास जाएगी, चीफ जस्टिस के पास जाएगी, फिर कमेटी के पास जाएगी, और कमेटी ने फैसला करना है कि इसका बेंच कब बनना है और किससे बनाना है। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां आपको कोई खास फायदा होगा सारे। देखिए, नहीं, पहली बात तो यह है कि ये कमेटी में केस नहीं जाएगा। वजह उसकी यह है कि 184(3) की जो पिटीशन होती है उसमें कमेटी बैठती है, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मामलात है तो कंटेम्प्ट तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो आप डायरेक्ट मेरे इसका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देंगे? सुप्रीम कोर्ट में देखें, 2 इसके ऑप्शन है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नोटिस ले ले, 8 रुकनी बेंच, कि हमारे जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें, जो कंटेम्प्ट रजिस्ट्रार को देंगे ना, अरे दफ्तर में जमा कराएंगे ना, और उसके बाद कमेटी के पास नहीं जाएगा। कमेटी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये फैसला करना ही नहीं, रजिस्ट्रार ने नहीं करना। जिसका फैसला होता है, ये प्रैक्टिस है, जिस जज का फैसला होता है वो कंटेम्प्ट पिटीशन उसी जज के पास ऑटोमेटिक उसी के पास जाती है। और अगर वो जज अवेलेबल ना हो, वो जज अवेलेबल ना हो, एक तो नहीं है तो 8 जजेस है ना, उसी के 8 जजेस के पास लगेगी। अच्छा, और बेंच वो खुद ही बन जाएगा ऑटोमेटिक? बेंच तो ऑलरेडी बना हुआ है, बेंच तो फंक्शनल है। नहीं, वैसे बेंच 13 रुकनी बना हुआ है। और तो चले, अच्छा, मैं 2 ऑप्शन है, या फिर 13 रुकनी बेंच के पास लगाते हैं। अच्छा, एक मिनट मैं अर्ज करता हूँ, कमेटी शायद मेरे भाई शायद वो आगाही उनको नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लागू होने के बाद
आप यकीन करें कि काजी साहब ने कमेटी को ये भी इख्तियार दे दिया कि अर्ली हियरिंग के भी फैसले वो करती है। व्हाट टू टॉक अबाउट बेंचेस की तश्कील, नॉर्मल रूटीन के बेंचेस की तश्कील कमेटी कर रही है, सिर्फ 184(3) की नहीं। कोई केस लॉ तो 184(3) का करता है ना। अरे तो सुने ना सर, लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, वो 184(3) की आता है नहीं, ना? जो अभी जो बात हो रही है मैं वो बात कर रहा हूँ। अब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आएगी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है कि कमेटी के पास जब तक बेंच तश्कील नहीं होगा, उस पे सुओ मोटो 8 जजेस कहाँ बैठेंगे? एक यही क्वेश्चन अभी आ रहा है, हुकूमत ये एतराज कर रही है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उन नकात में ये कहा कि कहाँ बैठे, इसकी हैसियत क्या है, इसकी क्या इसको जुडिशल ऑर्डर कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कहेंगे कि 8 जजेस? ये तो फिर मामला वहां जा रहा है जहां दो चीफ जस्टिस, एक कोयटा में बैठ गया, एक इधर बैठ गया, ये कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। हाँ, इस तरह तो नहीं होगा। ये बाकायदा एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां से नंबर लगता है, वो फिर उसके बाद आगे कमेटी में जाता है, फिर बेंच तश्कील होता है। अब ये कंटेम्प्ट है तो 13 रुकनी बेंच बैठेगा, 8 जजेस का नहीं होगा, और ये फैसला कमेटी करेगी। कमेटी करेगी। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जो अब देखे ना 184(3) का ये था, 185 था ना, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन नहीं, उसमें ये भी है ना कि क्वेश्चन ऑफ कमेटी ने बनाया था, जहां होगी, जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस पहले 3 मेंबर बेंच के पास लगा था। मंसूर शाह साहब ने कहा चूंकि इसमें क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, लिहाजा ये कमेटी को भेजा जाए। मैं इसे रिजॉल्व कर देता हूं। एक बात सिर्फ करके, आपने वे फॉरवर्ड पूछा था, मैं बात कर, मैं वापस आता हूं, मैं उनसे 1 मिनट के लिए। शुएब साहब ने फरमाया ना कि 184(3) के तहत जो पिटीशन आती हैं उसके लिए कमेटी बैठती है। ये सो मोटो किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत या किस लॉ के तहत लिया जाता है? 184(3) है ना। 184(3) के तहत अगर सो मोटो लिया जाता है तो सो मोटो को नहीं वाज़ेह कर दो। एक सेकंड सर, कंटेम्प्ट जो है वो आप आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 203 आपको सुओ मोटो की पावर देता है, लिहाजा वो पावर 184(3) की नहीं होती, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की पावर चीफ जस्टिस को देता है। ये सब मैं जज नहीं, इन्होंने खुद कहा है कि कंटेम्प्ट सुओ मोटो भी ले सकते हैं। उस हवाले से राजा साहब लेकिन वो 184(3) की पावर नहीं है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की पावर है। साहब ने फरमाया कि 184(3) की पिटीशन को कमेटी देखेगी और उसके बाद वो बेंच तश्कील देगी, तो सो मोटो भी 184(3) के तहत लिया जाता है। लिहाजा कंटेम्प्ट अगर कोई फाइल होगी तो कमेटी के पास जाएगी, डायरेक्ट नहीं इंस्टीट्यूट होती, डायरेक्ट वहां पे इंस्टीट्यूट होती है। अब देखें सिविल जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जहां पे जिस जज की कंटेम्प्ट हुई है, जिसके फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उस जज के पास आप डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मैकेनिज्म है, एक तरीकेकार है, उनके रूल्स ये कहते हैं कि अब आप जाएंगे किसके पास, के रजिस्ट्रार के पास, और वो आगे कमेटी के पास, और कमेटी फिर उसे डिसाइड फॉरवर्ड है। देखें, एक सिर्फ इस बात पे वाजे करके देखें, ये 184(3) की पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की, जो सो मोटो पावर देता है, वो एक्ट के तहत पावर एक्सरसाइज करेंगे। 8 में से कोई जज भी कर सकता है, 8 के 8 करेंगे। अच्छा, ये कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से कि 8 के 8 खुद करेंगे? कर सकते हैं ना, मैंने ये कर सकते हैं, करेंगे तो मैं डर गया। करना चाहिए उनको, इसलिए कि उनके फैसले की अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा आपने वे फॉरवर्ड बताया, देखें इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब आईनी बहरान या जुडिशल बहरान पैदा करने की बजाय सिंपल आप मंसूर शाह साहब को नोटिफिकेशन करें, लेट दी सुप्रीम कोर्ट शुड स्टार्ट फंक्शनिंग। जाने वाला चीफ जस्टिस आखिरी 6 महीने इस तरह के पंगे नहीं करता जिस तरह का काजी साहब फरमा रहे हैं, और जो चले मैं उसको कह देता हूँ, चले एडवेंचर, सुने मैं ये कह देता हूँ, चले मैं ये गुजारिश विद रिस्पेक्ट ये कहता हूँ, ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि देखें सीनियर मोस्ट जज को हटा के साहब आधा घंटा पहले तक करते रहे। फैसले करना तो उनका हक है, करें, लेकिन ये करना सीनियर मोस्ट जज को हटा करके इस तरह की तकसीम पैदा करना, इस तरह के हालात पैदा करना, जाते जाते ये उनकी भी डिसरिस्पेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की भी डिसरिस्पेक्ट है, इसे अवॉइड करना। आपने गुफ्तगू सुनी।